सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोका कोला और कंप्यूटर की दुनिया में आईबीएम का रुतबा क्या है, यह हमें आपको बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठंडा मतलब कोका कोला और बचपन से लेकर जवानी तक, स्कूल से लेकर कंपनी तक में आईबीएम के सिस्टम देखना कोई नई बात नहीं होती है। हालांकि कहानी कुछ और भी हो सकती थी। आजादी के कुछ साल बाद ही दोनों कंपनियां भारत में एंटर हो चुकी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1978 में दोनों कंपनियों ने भारत से बुरा बिस्तर बांध लिया। क्या हुआ था, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले अगर कोका कोला की बात करें तो कोका कोला के जाने की वजह थी उसकी सीक्रेट रेसिपी। वही सीक्रेट रेसिपी जिसको लेकर इंटरनेट पर कहानियां चलती है कि कोका कोला ने इसे एक तहखाने में छुपा रखा है और कहा जाता है कि उस रेसिपी के बारे में गिनती भर लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। तो आखिर क्या है इस सीक्रेट रेसिपी की असलियत? कैसे इसके चलते कोक ने पूरे भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया, इसे समझते हैं। तो आपको बता दें, उस सीक्रेट रेसिपी में एक सीक्रेट सॉस था जो फाइनल प्रोडक्ट का केवल 4% था, लेकिन कोक का फेमस स्वाद उसी की वजह से आता था। कोक इसको बिल्कुल छुपा के रखना चाहता था। अब छुपाने का मतलब समझिए कि कोका ने इस रेसिपी को खुद के नाम पेटेंट तक नहीं करवाया है ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले। अब कोक अपनी रेसिपी का पेटेंट क्यों नहीं कराता, इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कोक की शुरुआत हुई 1840 में जब जॉन पेम्बर्टन ने इसकी रेसिपी तैयार की। 1891 में ऐसा कैंडलर ने इस फार्मूले को खरीदा और कोका कोला कंपनी की शुरुआत कर दी। 1919 में अर्नेस्ट वुडरफ ने कंपनी को खरीदने की पेशकश की। इसके लिए उन्हें बैंक से लोन चाहिए था और बैंक वाले लोन के लिए कुछ गिरवी रखने को कह रहे थे। तब वुडरफ ने बैंक को गिरवी के लिए कोक की रेसिपी की एक मात्र कॉपी दे दी। 1925 में रेसिपी को गिरवी से छुड़वाने के बाद सालों तक इसे आज तक सीक्रेट रखा गया है। अब वापसी अपनी मेन कहानी पर चलते हैं। साल 1973 में सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी FERA कानून में कुछ संशोधन किए, जिसके अनुसार विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने के लिए 60% हिस्सेदारी अपने भारतीय हिस्से को देनी थी, यानी मालिकाना हक भारतीय कंपनी के पास होना था। कोक नए फेरा कानून से इसलिए बनना चाह रही थी क्योंकि ऐसा करने पर उसकी सीक्रेट रेसिपी बाहर आने का खतरा था। कोक को बनाने का जो सीक्रेट सॉस था उसे अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था, जिसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस लगता था। नए नियमों के अनुसार कोक को 60% हिस्सा भारतीय कंपनी को देना होता और साथ साथ टेक्निकल जानकारी भी साझा करनी पड़ती। इस टेक्निकल जानकारी में कोक की रेसिपी भी शामिल थी, जिसे कोक किसी कीमत पर शेयर नहीं कर सकती थी। कोक के जाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक के नए विकल्प भी बाजार में आए, मसलन कैंपा कोला, थम्स अप, ड्यू, यहाँ तक कि सरकार ने अपना एक कोला भी लॉन्च किया। सरकार का मतलब यहाँ सरकारी कंपनी से है। मॉडर्न फूड नाम की कंपनी ने 777 नाम से एक कोला लॉन्च किया, जिसे सरकारी कोला भी कहा जाता था, लेकिन 777 मार्केट में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। कंपनी को साल दर साल घाटा होता गया और धीरे धीरे 77 बिकना बंद ही हो गया। 1993 में कोक ने भारत में री एंट्री की और उसके बाद जैसा ही कहते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। अब आते हैं आईबीएम की वापसी पर। कैसे हुई आईबीएम की रुखसती? सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो 16 जून 1911 में आईबीएम की स्थापना हुई थी। आने वाले सालों में कंपनी इतनी बड़ी बन गई कि इसे बिग ब्लू कहा जाने लगा। दरअसल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में चुनिंदा ब्लू स्टॉक थे, उनमें से एक आईबीएम भी थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में इसका नंबर 8वां होता था। भारत में आईबीएम की एंट्री हुई साल 1952 में। प्रधानमंत्री नेहरू भारत में उन्नत तकनीकों को लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आईबीएम को भारत में व्यापार का न्योता दिया। शुरुआत में कंप्यूटरों का काम गिना चुना होता था, इसलिए इनका इस्तेमाल IIT, IIM या रिसर्च के कामों के लिए ज्यादा होता था। अगले 2 दशकों तक सब कुछ बढ़िया चला। फिर साल 1973 में फेरा में संशोधन हुए। लगभग इसी समय आईबीएम के रेलवे के साथ लेन देन में कई गड़बड़ियां पाई गई, जिसके चलते संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC ने आईबीएम पर एक जांच ही बिठा दी। PAC के हेड थे हिरेंद्र नाथ मुखर्जी। उन्हें लगा कि आईबीएम सरकार को उल्लू बना रही थी। वो कैसे? उस दौर में भारत में 200 कंप्यूटर से ज्यादा नहीं होंगे।
इनमें से 160 आईबीएम के थे, जिन्हें आईबीएम ने भारत में लीज पर दिया था। इसके लिए आईबीएम प्रति महीना 50,000 रुपया किराया वसूलती थी। इसके अलावा हजारों यूनिट रिकॉर्डर, पंचिंग वेरिफिकेशन मशीन भी थी। ये सब भी लीज पर दी जाती थी, क्योंकि ये सभी अमेरिका से मंगाकर पुणे के प्लांट में तैयार किए जाते, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन का कहीं कोई हिसाब ही नहीं था। मतलब अमेरिकन आईबीएम अपने भारतीय हिस्से को मशीन बेचती और उसमें जो मुनाफा होता उसे बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता, जिसकी सरकार को कोई भनक नहीं थी। सरकार को क्यों हुआ आईबीएम पर शक? सरकार का शक तब बढ़ा जब पता चला कि कंपनी अमेरिका से पुराने और बेकार सिस्टम को भारत में किराए पर दे रही है। अमेरिका में जिन मशीनों को जंक बताकर फेंक दिया जाता था, उनसे कंपनी भारत में लाखों कमा रही थी। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार हर ऐसी मशीन पर कंपनी को प्रतिवर्ष 300% मुनाफा हो रहा था। डिपार्टमेंट ने उनसे किराए में कमी करने को कहा, लेकिन चूंकि आईबीएम लगभग अकेली प्लेयर थी, इसलिए उसके कानों में जूं भी नहीं रहेंगी। इस हेकड़ी को तोड़ने का काम किया तब जायंट किलर के नाम से मशहूर हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने। जॉर्ज सोशलिस्ट नेता थे और ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करते थे। 1960 के दौरान बंबई में उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर कंप्यूटर के खिलाफ आंदोलन भी चलाया। जॉर्ज की एंट्री हुई 1977 में। इमरजेंसी के खत्म होने के बाद चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार बनी। जॉर्ज फर्नांडिस सूचना मंत्री बनाए गए। कुछ वक्त बाद उन्हें उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया। कार्यभार संभालते ही जॉर्ज ने सभी विदेशी कंपनियों को नोटिस थमा दिया। कंपनी के लिए 1973 में हुए फेरा संशोधन का पालन अनिवार्य बना दिया गया। बाकी कंपनियां तो तैयार हो गई, लेकिन आईबीएम और कोका कोला अड़ गए। चूंकि सर्विस के लिए आईबीएम का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जॉर्ज के इस कदम से कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले उद्योग और संस्थान घबरा गए। आईबीएम का जाना तय लग रहा था, इसलिए उन्होंने सरकार से कोई बीच का रास्ता निकालने की सिफारिश की। इसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने आईबीएम और कोका कोला के अधिकारियों को मिलने के लिए बुलाया। हैरानी की बात है कि आईबीएम अपने कंप्यूटर वाले बिजनेस की मलकियत अपने भारतीय हिस्सों को बेचने के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और था। दरअसल इंदिरा सरकार ने आईबीएम की कारस्तानियों को देखते हुए विदेशों से सेकंड हैंड मशीनों के इंपोर्ट की इजाजत दे दी थी। ये मशीनें आईबीएम की नई मशीनों से बेहतर काम कर रही थी। आईबीएम की मशीन में 1 घंटे काम का खर्चा 800 रुपये आता था, जबकि इंपोर्ट की गई मशीनों में यह काम 250 रुपये में हो जाया करता। इन सब के चलते आईबीएम के कंप्यूटर वाले बिजनेस का मुनाफा कम हो गया और इसीलिए वो इस बिजनेस का 60% हिस्सा भारतीय कंपनी को देने को तैयार हो गए। लेकिन असली पैसा सर्विस में और बाकी छोटे डिवाइसेस के बिजनेस में था, और उसे भारतीय कंपनी को बेचने के लिए आईबीएम हरगिज तैयार नहीं थी। और फिर आखिर में उसके पास देश से जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इस तरह से एक बार को भारत से दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंपनियां जो अपनी पूरी दुनिया में अपनी इंडस्ट्री तो ये थी भारत पर राज करने वाली 2 बड़ी कंपनियों के खुलासे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।